नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा दोस्त भाई कैटर थिंकर 0.2 में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर 1 में कि क्या कारण थे कि जो ये तुर्की है, तुर्की ने बेजेंटाइन साम्राज्य पर यानी उस्मानी साम्राज्य ने बेजेंटाइन साम्राज्य पर क्यों आक्रमण किया, ये हम लोगों ने पढ़ा था। काला सागर के बारे में जाना था और यहाँ पर कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, इसके ऊपर जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, ईरान, जॉर्जिया, रूस, जिसके बीच में कैस्पियन सागर है। सागर नहीं, ये झील है दोस्तों, काला सागर हो गया। अब इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो देश है, ये देश यहाँ पर ये है फ्रांस, और ये है स्पेन। स्पेन जो है ये फ्रांस का ही हिस्सा है। पहले जो स्पेन है ये पहले फ्रांस का ही हिस्सा था। जब फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुआ और नए नए देश जब बने, उनमें से एक देश ये भी है, स्पेन है, जो आज एक नए देश के रूप में जाना जाता है। पहले ये फ्रांस के अंतर्गत था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिल्क मार्ग को बंद करने वाला कौन था? तुर्की था। अब क्या होगा जब सिल्क मार्ग बंद हो जाएगा? तो अब ये फ्रांस को व्यापार करने के लिए, इस पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ मार्ग चाहिए। तो अब करेगा कि नए नए देशों की खोज के लिए समुद्री मार्ग की सहायता लेगा। और किससे लेगा? अपने पड़ोसी देशों के नाविकों से। किससे लेगा? नाविकों से लेगा। कौन? फ्रांस के बड़े व्यापारी और राजा क्या करेंगे कि नए नए देशों की खोज करेंगे समुद्री मार्ग की सहायता से। और पहला जो उनका मुख्य उद्देश्य होगा वो समुद्र की मार्ग की सहायता से भारत की खोज करना। क्योंकि भारत में जो मसाले का सबसे बड़ा व्यापार था पूरे यूरोप में भारत से, वो इन्हीं क्षेत्रों से था, और खासकर अपने ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों से। क्योंकि अब क्या होगा कि नए देशों की खोज के लिए प्रयास करेगा ये, और प्रयास में ये क्या करेगा, एक नाविक को पकड़ेगा, बुलाएगा अपने यहाँ, और नाविक को बुलाते हुए ये कहेगा कि अब नए नए देशों की खोज करिए समुद्री मार्ग से। तो इसी में पहले जो प्रथम व्यक्ति होगा, फर्स्ट नाविक होगा, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस या इटली का निवासी है। इसे बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आपको भारत की खोज करनी है और समुद्री मार्ग की सहायता की करनी है। क्योंकि आप जो है ये एक नाविक हैं, आप समुद्र मार्ग को जानते हैं, इसलिए आप क्या करिए, भारत की खोज के लिए आप जाइए, क्योंकि इधर से व्यापार बंद हो चुका है, हमें व्यापार करने हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहता है कि ठीक है, हम भारत की खोज करेंगे समुद्री मार्ग की सहायता से। और ये निकलता है लगभग 1491 के आसपास निकलता है, और यह समुद्र की मार्ग की सहायता से खोजते जाते ये पहुंच जाता है। और पहुंचता कब है? तो ये पहुंचता है 1492 को, यानी 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से निकलता है और भारत की खोज के लिए जाता है। परंतु इसके दिशा भूल जाने की वजह से उसे आना था इस मार्ग से, होते हुए यहाँ भारत आना था, लेकिन ये रास्ता भूल जाता है और यहाँ से भटक कर इस मार्ग पे चला आता है। यहाँ देखता है छोटे छोटे द्वीप हैं, और जैसे ही इस तट पे पहुँचता है
अपने ही नाव से उतरता है और जोर से चिल्लाता बोलता है रेड इंडियन रेड इंडियन रेड इंडियन। यानी कि रेड इंडियन यहां पर जो दिया रेड इंडियन, ये अमेरिका के मूल निवासी थे, अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका के मूल निवासी को क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन नाम दिया। और यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, क्योंकि ये स्पेन यानी फ्रांस के सीधे वेस्ट में पड़ रहे थे, इसलिए इसका नाम दिया वेस्ट इंडीज। इसका नाम दिया वेस्ट इंडीज, यानी कि वेस्ट में है इंडिया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज नाम देने वाला कौन होता है? वो होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्यों देता है? क्योंकि ये भारत के ही नाम पर इसको रखता है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये किस महासागर में है? तो ये प्राय अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम दोस्तों है अंध महासागर। क्या है दोस्तों? अंध महासागर। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर वो प्रशांत महासागर है, और दूसरे नंबर पे जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, जो प्राय उत्तरी अमेरिका यूरोप के मध्य में है और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य में है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध और ग्लोब के दक्षिणी गोलार्ध में विस्तृत है दोस्तों। ये क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की इस तट पर पहुंचता है, और उसके बाद फिर ये वापस लौट के आता है 1494 में फ्रांस लौट के आता है और बताता है कि हमने भारत की खोज कर ली। जब इससे दिशा पूछी जाती है क्रिस्टोफर कोलंबस से, तो बताता है कि जस्ट अपने ही देश के वेस्ट में है, अपने ही देश के वेस्ट में है, यानी कि अपने ही देश के पश्चिम में है। तो उससे बताया जाता है कि आपने जो जिस देश की खोज किया है वह देश भारत नहीं है, क्योंकि भारत भूमि यानी कि भूम मार्ग की सहायता से हम लोग व्यापार करते थे, और ये हमारे प्राय ईस्ट में है, यानी कि हमारे पूर्व में है, ना कि हमारे वेस्ट में यानी पश्चिम में है। उसे बहुत दुखी होती है। और उसके बाद फिर इसी फ्रांस के बड़े बड़े व्यापारी राजाओं ने क्या किया कि दूसरे व्यक्ति को बुलाया। ये था पुर्तगाल का निवासी। दोस्तों इस चीज को आप लिखते चलिएगा बढ़िया से, एक एक 1.1 करते, एक एक बिंदु को इस मैप पर, ऐसे मैप बनाने के बाद में इस प्रकार से लिखिएगा। आपको पैसेज नहीं लिखना है, आपको वीडियो पॉज करके समुद्री मार्ग की सहायता से खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? फ्रांस था। प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ पहुंचा? अमेरिका पहुंचा। कब पहुंचा? तो 1492 में पहुंचा। वेस्ट इंडीज नामक जो देश है आज, इस देश का नामकरण करने वाला कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी फ्रांस वाले थे। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यह है पुर्तगाल, यह है पुर्तगाल। पुर्तगाल पुर्तगाल का एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है वास्को डिगामा। आपने सुना ही होगा वास्को डिगामा। ये जो है ये पुर्तगाल का निवासी है। इससे कहा जाता है कि आपने ये जो स्थान है दक्षिण अफ्रीका का, ये है जो है बाबू, ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के यहां पर है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप। यहां से लेकर ये जो था वास्को डिगामा, वास्को डिगामा को इस अटलांटिक महासागर में जो मार्ग था, समुद्री मार्ग था, पुर्तगाल से ये केप ऑफ गुड होप तक पता था, परंतु यहां से होते हुए उसे ये नहीं पता था कि हमें भारत जाना कैसे है, भारत जाना कैसे है। भाग्यवश भारत का एक व्यापारी था जो अफ्रीका में व्यापार करने आया था। उसने क्या किया कि क्रिस्टोफर से जब मिला, तो यानी कोलंबस से मिला, वास्को डिगामा से मिला, तो वास्को डिगामा ने कहा कि हमें भारत चलना है, कैसे चले? तो उसने कहा कि हम लेके चलते हैं। आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। इस मेडागास्कर द्वीप के ऊपर से होते हुए ये केरल है, और केरल के कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट
बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 दिन कौन, वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। 20 मई 1498 के दिन वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। और पहुंचता कहाँ है, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। राजा जो होता है, यानी जो बड़ा व्यापारी होता है अपने भारत का, राजा जमोरिन होता है। जमोरिन इसका स्वागत करता है, भव्य स्वागत करता है और स्वागत करता है। उसके बाद फिर वो वास्को डिगामा फिर वो वापस चला आता है। ये मैंने दिया 20 मई 1498 के डेट। ये दोस्तों 2 डेट आती हैं। अगर हम वनडे एग्जाम की बात करेंगे या स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो वहां पर 17 मई 1498 की डेट मानी जाती है कि भारत में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे आया था। पर अगर यूपीएससी की बात करेंगे हम, तो यूपीएससी क्या करता है, या 20 मई मानता है। 20 मई 1498 2018 की पीसीएस में आया हुआ था पेपर में आया हुआ था कि वो दोनों डेट दिए हुए थे और आया हुआ था कि 20, यानी कि क्रिस्टोफर, ये जो वास्को डिगामा है कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचता है, तो डेट होती है 20 मई 1498 के दिन। इस प्रकार से क्या करता है कि भारत की खोज समुद्री मार्ग की सहायता से कर लेता है। कौन करता है, वास्को डिगामा। कराता कौन है, तो फ्रांस। और इस प्रकार से भारत की खोज समुद्री मार्ग की सहायता से होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग की सहायता से भारत की खोज किया, तो वो था वास्को डिगामा। किया कब, तो 20 मई 1498 के दिन। इस प्रकार से यहां पर हुआ। अब क्या होगा कि यहां पर व्यापारिक प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कैसे होगी, क्योंकि फ्रांस ने खोजा किसको, अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका की खोज किया। किसने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। अब क्या करेगा कि फ्रांस धीरे धीरे जाएगा। अब क्या करेगा, अपने लोगों को भेजेगा और लोगों को भेजेगा किस लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उत्तरी अमेरिका में होता क्या है कि एक पूर्व कोलंबियाई युग कहा गया एक डेट को, जिसको बोलते हैं 12 अक्टूबर 1492 के दिन। 12 अक्टूबर 1492 के दिन। अब आप इस चीज को बढ़िया से लिखिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद 1 बाई 1 करके हम लोग चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो डेट यहां पर हमने आपको बताया कि ये जो क्षेत्र आपको मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्र है। इन क्षेत्र में क्या होता है, उत्तरी अमेरिका में 29 मई डेट क्या होती है, 12 अक्टूबर 1492 के दिन। 12 अक्टूबर 1492 के दिन क्या होता है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और खासकर उत्तर में क्या होता है कि बहुत बड़ा भूस्खलन होता है। बहुत बड़ा भूस्खलन होता है और इस भूस्खलन को बोला गया पूर्व कोलंबियाई युग। पूर्व कोलंबियाई युग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व कोलंबियाई युग किसे कहा गया, तो जब 12 अक्टूबर 1492 के दिन उत्तरी अमेरिका में बहुत बड़ा भूस्खलन होता है। इस भूस्खलन की प्रक्रिया को नाम दिया गया पूर्व कोलंबियाई युग दिया गया। इसमें क्या होता है, जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं, अमेरिका के मूल निवासी प्राय लगभग क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भाग्यवश जो कोलंबस पहुंचा था इस क्षेत्र में, वो बच गया और ये बच के फिर तुरंत चला आया कहां पर, फ्रांस में चला आया और बताता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि फ्रांस के लोग अमेरिका जाते रहते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि ये डेट होगी 1502 में क्या होता है कि फ्रांस क्या करता है, यानी कोलंबस दोबारा जाता है और ये पूर्वी तट की खोज कर लेता है। पूर्वी तट, ये तो उत्तरी अमेरिका
की पूर्वी तट की खोज 1502 में कोलंबस करता है। कौन करता है? कोलंबस करता है। इस डेट को आप ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की खोज सर्वप्रथम कौन करता है? तो कोलंबस करता है। करता कब है? तो 1502 में करता है। और इस प्रकार से ये वहां पर आवागमन होता रहता है, व्यापारिक प्रक्रिया होती रहती है। परंतु ये 1502 से लेकर 1540 से 43 तक, 1540 से 43 तक के बीच में, यानी कि इसके बीच में कोई बस्ती स्थापित नहीं होती है, कोई बस्ती स्थापित नहीं करते हैं। पर फ्रांस की पहली बस्ती जो स्थापित होती है अमेरिका में, वो होती है 1540 से 1543 के मध्य। तो फ्रांस में पहली बस्ती की स्थापना कब होती है? 1540 से 1543 के मध्य होती है दोस्तों। और इस प्रकार से वहां पर व्यापारिक प्रक्रिया स्टार्ट करता है कौन स्टार्ट करता है? तो फ्रांस करेगा। कौन करेगा? फ्रांस करेगा दोस्तों। अब क्या होगा कि व्यापार प्रक्रिया चलता रहेगा। अब ये प्रक्रिया कब तक चलेगा? तो चलेगा दोस्तों, ये प्रक्रिया जो होगी, ये प्रक्रिया चलेगा कब तक? तो चलेगा जब तक इंग्लैंड का क्या होगा? एंट्री नहीं होगी। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। तो इस चीज को आप मेंशन करिएगा अपने नोटबुक में पॉइंट वाइज। मैं आपको एक फिगर बना के देता हूं दोस्तों, देखिए। दोस्तों ये देखो, ये और यहां पर जो होगा ये दोस्तों, ये यहां पर है फ्रांस, आज का स्पेन, ये है पुर्तगाल, ये है दोस्तों इटली, ये है दोस्तों इंग्लैंड, और ये है दोस्तों उत्तरी आयरलैंड, और ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। अब क्या होता है कि फ्रांस यहां आता है और अपनी पहली जो बस्ती होती है उसकी स्थापना करता है 1540 से 43 के मध्य। फ्रांस की पहली क्या होती है? बस्ती होती है। फ्रांस की फर्स्ट बस्ती होती है उत्तरी अमेरिका में 1540 से 43 के मध्य। और फ्रांस क्या करता है? बहुत जबरदस्त यहाँ पर व्यापार करता है और अच्छे अपने वस्तुओं और सामानों और मसालों को, उन्हीं वस्त्रों को अपने देश ले जाता है और बहुत ही समृद्धि प्राप्त करता है। उसी समय यूरोप में अगर बात करें हम, तो यूरोप में दो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। वो शक्तियां कौन कौन सी थीं? यानी आर्थिक और सैन्य रूप से, आर्थिक और सैन्य रूप से दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी। वो प्रथम था फ्रांस और सेकंड था इंग्लैंड। फ्रांस अपनी व्यापारिक प्रक्रिया स्टार्ट करता है 1540 से 1543। ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसी बीच में इंग्लैंड को पता चलता है, यानी ब्रिटिश को पता चलता है, और ब्रिटिश मतलब ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये इंग्लैंड है, इधर है वेल्स, इधर है स्कॉटलैंड, ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड, और ये है आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आते हैं। प्राय 4 देश। दोबारा सुनिए दोस्तों, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से हैं। और ब्रिटेन का हिस्सा जो होता है वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स होता है। और सिर्फ इंग्लैंड होता है, तो ये सिर्फ इंग्लैंड यहां पर है।
ग्रेट ब्रिटेन को यानी ब्रिटेन को पता चलता है कि फ्रांस अमेरिका की खोज करके यहाँ बहुत बड़ा व्यापार कर बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, हमें भी वहां चल के प्रॉफिट कमाना चाहिए। इस उद्देश्य से इंग्लैंड क्या करेगा, यहाँ एंट्री करेगा। और करेगा कब, तो वो करता है 1588 में। और 1588 में क्या होता है कि अब क्या करेगा, 1588 में ये जाएगा और 1588 में स्पेन और इंग्लैंड के मध्य बहुत जबरदस्त, स्पेन आज का स्पेन परंतु पहले का फ्रांस था। स्पेन यानी कि फ्रांस, फ्रांस यानी स्पेन और इंग्लैंड की नौसेना के मध्य क्या होता है, बहुत भीषण युद्ध होती है, बहुत भीषण युद्ध होती है। और इस युद्ध में क्या होता है, स्पेन यानी फ्रांस की पराजय हो जाती है। स्पेन की क्या होती है, पराजय हो जाती है। और इस पराजय के बाद में क्या होता है कि जो इंग्लैंड होता है, स्पेन की क्या होती है, इस युद्ध में स्पेन मतलब बाबू फ्रांस, पहले का फ्रांस क्या होता है, हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है। और इंग्लैंड क्या करेगा, अब जब जीतेगा तो अपनी क्या करेगी, फैक्ट्री डालेगा। क्या करेगा, फैक्ट्री डालेगा। तो अब क्या होगा, 1588 में जीतता है, यहां आने जाने लगते हैं और स्पेन यानी फ्रांस को भगा देता है, फ्रांस वापस चला आता है अपने देश। अब क्या होगा कि जो इंग्लैंड है वो 1588 से लेकर, देखिए पूरा जो प्रक्रिया होती है 1588 में तो नौसेना से पराजय होती है स्पेन की, लेकिन 1588 से लेकर 1605 तक क्या होता है, युद्ध चलता रहता है। किसके, इसके मध्य, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। 1588 से लेकर 1605 तक इन दोनों के मध्य में युद्ध चलता रहता है आंतरिक भूमि पर। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1605 में पूर्णतः स्पेन को यानी फ्रांस को इंग्लैंड हरा देता है। और अब क्या होगा कि इंग्लैंड पूरे अमेरिका पर अधिकार कर लेगा और स्पेन यानी फ्रांस चला आएगा अपने देश। और ये क्या करेगा, 1606 में अमेरिका पर अधिकार कर लेता है और 1607 की पहली क्या करेगा, बस्ती स्थापित करेगा। देखिए 1605 में तो युद्ध होगा, 1606 में पूर्णतः अधिकार कर लेगा, पूर्णतः अधिकार कर लेगा। दोबारा बता रहे हैं आपको, 1588 में स्पेन यानी फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य भीषण नौसेना युद्ध होती है। 1588 से लेकर 1605 में आंतरिक युद्ध होते हैं और इसके चलते फिर स्पेन यानी फ्रांस को पूर्णतः पराजित कर देता है, स्पेन वापस चलाता है फ्रांस। फिर 1606 तक ये प्रक्रिया चलती है, पुर्तगाली यानी पूरे फ्रांस क्या करेगा, उत्तरी अमेरिका में अधिकार करेगा। कौन, 1606 तक इंग्लैंड। और अपनी पहली बस्ती की स्थापना करेगा। कब, अपनी पहली बस्ती की स्थापना करता है इंग्लैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपनी पहली बस्ती की स्थापना करता है 1607 में। 1607 में, अब 1607 में अपनी पहली बस्ती की स्थापना कहां करता है, तो ये जो करने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम है कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट। कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट। यानी आपसे कहे कि इंग्लैंड की पहली बस्ती की स्थापना अमेरिका में करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम है कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट। ये क्या करता है कि पहली बस्ती की स्थापना करता है 1607 में। और करेगा कहां, तो जेम्स नदी के तट पर करेगा। कहां पर, जेम्स नदी के तट पर जेम्स टाउन बस्ती करेगा। जेम्स नदी के तट पर जेम्स टाउन बस्ती की स्थापना करता है।
करता है लगभग 120 इंग्लैंड के सैनिक मिलकर, यानी कि इंग्लैंड की पहली बस्ती की स्थापना अमेरिका में करता है क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट। जेम्स नदी के तट पर करता है, जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना करता है। लगभग 120 इंग्लैंड की सैनिक मिलकर इस बस्ती की स्थापना करते हैं। किसकी? इस बस्ती की स्थापना करते। किस बस्ती की? कौन सी बस्ती होती है? वो बस्ती होती है जेम्स टाउन बस्ती होती है। और कहां करते हैं? तो करते हैं जेम्स नदी पर। और जेम्स नदी है कहां पर? तो उत्तरी अमेरिका में। कहां है? तो उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। इस प्रकार से मानचित्र के हिसाब से अगर हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत जबरदस्त फिट होगा। और जब इस चीज को नॉलेज के हिसाब से करते हैं, ये पॉइंट वाइज पैसेज नहीं करना आपको, स्मार्ट नोट बनाइए। जब स्मार्ट नोट बनाएंगे तभी आपकी स्मार्ट स्टडी होगी। और जब स्मार्ट स्टडी होगी ना, तभी आप स्मार्ट कहलाएंगे और स्मार्ट बनेंगे। चेहरे से कुछ नहीं होता है, होता है तो नॉलेज से। ये इधर पूरा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये इंग्लैंड। इस प्रकार से पूरी क्या होती है प्रक्रिया। अब क्या होगी कि 1607 से लेकर 1676 तक, कब तक? 1676 तक क्या होगा? देखिए 1607 से लेकर 1776 तक क्या करेगा? इंग्लैंड अमेरिका में व्यापार करेगा। क्या करेगा? व्यापार करेगा। और यह व्यापार बहुत जबरदस्त करता है। यहां पर अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन करता है। कपास, पटसन, कच्चे माल, जूट, पटसन, चमड़े उद्योग। यानी कि ये कह सकते हैं कि अमेरिका की जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों को क्या करेगा? ये यहां से उठाकर इंग्लैंड लाएगा। और इंग्लैंड में क्या करेगा? मैनचेस्टर नामक स्थान यानी लंदन में क्या करेगा? उन नए नए वस्तुओं की निर्माण करेगा। और नए नए वस्तुओं का निर्माण करके अनेक देशों में बेचेगा और खूब धन अर्जन करेगा। और अपने आप की महाशक्ति बनता है पूरे वर्ल्ड में। कौन? इंग्लैंड उस समय। यह प्रक्रिया 1607 से लेकर चलती रहती है। अब क्या होगा कि ये बगान लगाएगा, मिल लगाएगा। अब जब बगान लगाएगा, बगान मतलब ये होता है कि जहां पर चाय, कॉफी जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है, चाय हो गई, कॉफी हो गई, मसाले हो गए, इन जैसे फसलों का जब उत्पादन जहां करते हैं, उन क्षेत्रों को बोलते हैं बगान। अब बगान में काम करने के लिए लोग चाहिए। अब ऐसे लोग चाहिए जिसको वेतन ना देना पड़े, जिसकी सुरक्षा ना करनी पड़े। अब ऐसे लोगों को मिलेगा कहां पर? तो जहां जहां इनकी औपनिवेशिक शासन काल रहे हैं, इन औपनिवेशिक शासन काल में उन लोगों को क्या करेंगे? इनके ऊपर अधिकार कर इनको जबरन क्या करेंगे? उत्तरी अमेरिका लाएंगे। अब लाते कहां से हैं? इस चीज को देख लीजिए। दोस्तों, यह आपको पता है कि यहां पर यह है दक्षिण अफ्रीका, यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यहां से जाती है, यहां से जाता है ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। यहां से जाएगा 0 डिग्री विषुवत रेखा, मेडिटेरियन लाइन। यहां से जाएगा 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन लाइन। फिर यहाँ आता है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं क्या करती हैं, होके यहां से जाती हैं। अब ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं कांगो गणराज्य क्षेत्र, कांगो गणराज्य क्षेत्र बोलते हैं। अब यहां पर जो है यह है दक्षिण अफ्रीका। आज भी कांगो गणराज्य क्षेत्र में इतनी भुखमरी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, शायद किसी विश्व में होगी। यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सदियों पड़ती हैं और यहाँ का तापमान जो होता है, तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और जब तापमान ज्यादा जहाँ होता है वहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है, और जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां प्राकृतिक संसाधन बहुत पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, वृक्ष, खेती बाड़ी के लिए अनेक प्रकार के रिसोर्सेस यहाँ पाए जाएंगे। परंतु क्या है कि यहाँ पर जो मशीनें हैं, मशीनों की अभाव है, संसाधनों का अभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संसाधन है उसे प्रायः उपयोगिता के लिए बनाई नहीं जा पा रही है। यहाँ पर गरीबी आज भी है। अब इंग्लैंड क्या करता है कि यहाँ के लोगों को क्या करता है, यहाँ बागान की खेती के लिए, बागान की खेती के लिए गुलाम बनाकर लाता है, गुलाम बनाकर लाता है। मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका में लगभग जो वहां के मूल निवासी थे, जिसको रेड इंडियन नाम दिया या अन्य और नाम थे, वो भूस्खलन की वजह से पूर्व कोलंबियाई युग जिसको कहा गया, 12 अक्टूबर 1492 के समय में पूर्व कोलंबिया युग कहा गया, वो भूस्खलन की वजह से लगभग मूल अमेरिकी समाप्त हो चुके थे। अब अमेरिका में अधिकांश लोग बचे नहीं थे, नाम मात्र लोग बचे थे। अब इनको बागान की खेती करानी है तो अनेक देशों से लाना पड़ेगा लोगों को। तो यहाँ पर गुलाम बनाकर क्या किया कि इन लोगों को जबरन गुलाम बनाकर, जंजीर डालकर यहां से उत्तरी अमेरिका लाए। किसके लिए लाए? तो खेती कराने के लिए, बागान की खेती कराने के लिए लाए। अब यहां पर क्या होगा कि खेती करेंगे, क्या करेंगे, ये बेचारे खेती करेंगे और ये इंग्लैंड के लोग क्या करेंगे, लाभ कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ समय बाद क्या होता है कि यहां पर क्या होगा कि लोकतंत्र की मांग होगी। क्या होगी? लोकतंत्र की मांग होगी, और इस लोकतंत्र के मांग में विद्रोह होगा, और इस विद्रोह का साथ देगा कौन? फ्रांस। और फ्रांस विद्रोह का साथ देगा, किसकी साथ देगा? देगा अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में पहले व्यापार करना वही ने स्टार्ट किया था, फ्रांस ने। इंग्लैंड आया, फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस अब व्यापार कर रहा है। अब गुलामों पर अत्याचार कर रहा है कौन? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जब गुलामों पर अत्याचार कर रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पर लोकतंत्र की मांग होगी, अपने अधिकार की मांग होगी, अपनी समानता की मांग होगी। ऐसे स्थिति में मदद कौन करेगा? फ्रांस करेगा। किसकी मदद करेगा? अमेरिका की करेगा। किसके खिलाफ करेगा? इंग्लैंड के खिलाफ करेगा। और ऐसी स्थिति में ये व्यापार यानी कि मदद करते करते फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब हो जाती है, और वहां पर विद्रोह होता है, अमेरिका में विद्रोह होता है, और जाते जाते 1776 में क्या होता है, अमेरिका होता है आजाद। क्या होता है? आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन इससे पहले जो फ्रांस होता है वो पूर्णतः आर्थिक मंदी से बहुत ही तहस नहस हो जाता है, और वहां पर भीषण अकाल होता है। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस सेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो या समस्त जानकारियां आप तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके। आने वाली वीडियो में, आने वाले सेशन में, लेक्चर जो 3 होगा, मैं आपको बताऊंगा कि अब फ्रांस की क्रांति कैसे होगी, फ्रांस में समाज का बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन से समाज होंगे, कौन कौन से कर या टैक्स होंगे, मैं आपको भलीपूर्ण बताऊंगा। उसके बाद में हम बताऊंगा आपको कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की एनसीईआरटी है, 9th और 10th की ये जो चैप्टर नंबर 1 है पूरा कोरिलेशन है, ये A to Z सेम है, कोई अलग नहीं है। थैंक यू दोस्तों।